वेलकम। बिना किसी देरी के आज के इस 30 अप्रैल 2026 एडिशन की गहरे विश्लेषण में उतरते हैं। आज पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी सिलेबस के नज़रिए से सबसे ज़रूरी खबरों पर रहेगा। तो चलिए सीधे काम की बात पर आते हैं और अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल क्लियर करते हैं। इस एक्सप्लेनर को 5 अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। पहले पॉलिटी और गवर्नेंस के अपडेट्स देखेंगे, फिर सोशल जस्टिस और हेल्थ, उसके बाद इकोनॉमी और ग्लोबल रिलेशंस को समझेंगे। चौथे हिस्से में यही कॉन्सेप्ट्स मेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चंस में अप्लाई होंगे और अंत में एक तेजी से रैपिड फायर रिवीजन करेंगे ताकि सब कुछ याद रहे। तो शुरुआत करते हैं पहले सेक्शन पॉलिटी एंड गवर्नेंस से, जो सीधे जनरल स्टडीज पेपर 2 से जुड़ा है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट का हेट स्पीच पर एक नया 125 पेज का जजमेंट आया है। चलिए इसके कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्लीकेशंस को थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं। इस जजमेंट में कोर्ट ने एक बहुत गहरी और प्रैक्टिकल बात कही है। उनका मानना है कि हेट स्पीच दरअसल एक उस वर्सेस देम यानी हम बनाम वे की मानसिकता से पैदा होती है। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब तक सोसाइटी में ये बाइनरी रहेगी, एक विविधतापूर्ण लोकतंत्र में ट्रू कॉन्स्टिट्यूशनल बिलोंगिंग लाना लगभग नामुमकिन है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक बहुत बड़ा प्रीलिम्स ट्रैप छुपा है। आमतौर पर हेट स्पीच को सीधा आर्टिकल 19 के फ्रीडम ऑफ स्पीच से जोड़ दिया जाता है, लेकिन नहीं, इस बार कोर्ट ने स्पेशली हाईलाइट किया है कि हेट स्पीच दरअसल प्रियम्बल में मौजूद फ्रैटर्निटी यानी बंधुत्व की भावना पर चोट करती है। प्रियम्बल का ये प्रिंसिपल व्यक्ति की गरिमा और देश की एकता सुनिश्चित करता है। ये नया पर्सपेक्टिव पकड़ना एग्जाम के लिए एब्सोल्युटली क्रूशल है। और इस निर्णय से सेपरेशन ऑफ पावर्स का एक बेहतरीन एग्जाम्पल सामने आता है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि हेट स्पीच के लिए कोई नया कानून बनाना उनका काम नहीं है। ये पार्लियामेंट का लेजिस्लेटिव डोमेन है। कोर्ट्स का काम सिर्फ आईपीसी के सेक्शन 153A और 295A जैसे मौजूदा कानूनों को इन्फोर्स करना है। इसे हम स्ट्रिक्ट जुडिशियल रिस्ट्रेंट कहते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हाल ही में एनसीईआरटी के जुडिशरी चैप्टर रिव्यू केस में देखा गया था। पॉलिटी में ही आगे बढ़ते हुए सबरीमाला केस की तरफ देखते हैं, जहां एक 9 जज बेंच अभी रिव्यू कर रही है। इस स्टेप्स वाले फ्लो चार्ट से हम करंट इशू को सीधा स्टैटिक सिलेबस से जोड़ सकते हैं। पहला स्टेप है एंट्री रिव्यू, दूसरा स्टेप है आर्टिकल 25 की धार्मिक आज़ादी और आर्टिकल 14 की इक्वालिटी के बीच एक बैलेंस बनाना, और तीसरा सबसे अहम कदम ये तय करना है कि आखिर एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस के दायरे में क्या आता है और क्या नहीं। पॉलिटी को रैप अप करने से पहले कल्चरल डिप्लोमेसी और हेरिटेज प्रोटेक्शन से जुड़े इन 4 फ्रेमवर्क्स को बिल्कुल रट लीजिए। यूनेस्को कन्वेंशन 1970, यूनिड्रॉइड कन्वेंशन 1995, हमारा अपना एंटिक्विटीज एंड आर्ट ट्रेजर्स एक्ट 1972 और एएसआई का रोल। चोरी हुई कलाकृतियों की वापसी के मुद्दे काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं, तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इनका कॉन्टेक्स्ट पता होना ज़रूरी है। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, सोशल जस्टिस और हेल्थ। यहाँ रिजर्वेशन पॉलिसी और हेल्थ केयर की ग्राउंड रियलिटी से जुड़े कुछ काफ़ी बड़े अपडेट्स आए हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने SC/ST कोटास को लेकर नई पिटिशंस के बाद 2 कॉन्सेप्ट्स के बीच बड़ा कन्फ्यूजन बन गया है। 2024 के देविंदर सिंह केस में सब क्लासिफिकेशन यानी उपवर्गीकरण अलाउ किया गया था, ताकि लिस्ट में सबसे पिछड़े लोगों को टारगेट करके डायरेक्ट फायदा दिया जा सके। लेकिन ध्यान रहे, ये क्रीमी लेयर एक्सक्लूजन से बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है। नई PILs ये मांग कर रही हैं कि आर्थिक रूप से सक्षम लोगों को पूरी तरह कोटा से बाहर कर दिया जाए। इन दोनों के बीच का डिफरेंस मेंस एग्जाम के लिए बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। चलिए अब GS2 हेल्थ सेक्टर पर आते हैं। 11,285 रुपए। NSO यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के 80th राउंड सर्वे ने ये फिगर सामने रखा है। सरकार की इतनी पॉलिसीज आने के बाद भी आज एक आम इंसान को अस्पताल में भर्ती होने पर मीडियन आउट ऑफ पॉकेट यानी अपनी जेब से औसतन 11,285 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। ये अमीर लोगों के लिए छोटी रकम हो सकती है, पर गरीब आबादी के लिए ये बहुत बड़ा आर्थिक बोझ है। और यहाँ एक बहुत ही शॉकिंग विरोधाभास या पैराडॉक्स दिखता है। डेटा देखिए, PMJY जैसे सरकारी हेल्थ इंश्योरेंस का कवरेज 3 गुना बढ़ गया है। गांव में लगभग 45% और शहरों में 32% लोग कवर हो चुके हैं। बीमार पड़ने वालों की संख्या भी 2018 के मुकाबले दुगनी हुई है। फिर भी जेब से होने वाला खर्च कम होने के बजाय 2 गुना क्यों हो गया?
क्योंकि लोग सरकारी अस्पतालों के बजाय सीधा प्राइवेट हेल्थ केयर की तरफ भाग रहे हैं। इंश्योरेंस ने खर्चा कम नहीं किया, बस प्राइवेट सेक्टर की तरफ एक शिफ्ट ला दिया। ये पॉलिसी फेलियर का एक बहुत बड़ा सिंबल है। मूविंग ऑन टू सेक्शन 3, इकोनॉमी और ग्लोबल रिलेशंस। यहाँ ग्लोबल ट्रेड और वेस्ट एशिया के डायनामिक्स सीधे हमारे GS3 सिलेबस और भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर डाल रहे हैं। सबसे पहले बात इंडिया और न्यूजीलैंड के नए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की। पिछले 3.5 सालों में ये भारत का 8वां FTA है। इस टेबल से समझिए, न्यूजीलैंड ने सारे गुड्स टैरिफ्स तुरंत हटा दिए हैं और $20 बिलियन इन्वेस्टमेंट का कमिटमेंट दिया है। इसका स्ट्रेटेजिक फायदा ये है कि हम चाइना पर अपनी 16% इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम करके सप्लाई चेन्स को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारत ने अपने सेंसिटिव सेक्टर्स जैसे डेयरी, जिससे करोड़ों किसान जुड़े हैं, को इस एग्रीमेंट से पूरी तरह बाहर रखा है। उधर वेस्ट एशिया में हालत काफी चिंताजनक है। $117। ईरान वॉर और US नेवी के ब्लॉकेड की वजह से ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत सीधा $117 पर बैरल तक शूट अप कर गई है। जब ग्लोबल सप्लाई चेन्स ऐसे डिसरप्ट होती हैं तो इसका डायरेक्ट असर हमारे इंपोर्ट बिल और डोमेस्टिक इन्फ्लेशन पर पड़ना तय है। इस इमेज को देखिए, समझ आएगा कि वेस्ट एशिया क्राइसिस में भारत के स्टेक्स कितने ज्यादा हाई हैं। हम अपना लगभग 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, जिसका बड़ा हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से निकलता है। अगर ये रास्ता ब्लॉक होता है तो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी डायरेक्टली हिट होती है। इसके अलावा वहाँ 9 मिलियन डायस्पोरा रहता है, जहाँ से बड़ा रेमिटेंस आता है, और चाबहार पोर्ट जैसे सामरिक निवेश हैं। तो ये मुद्दा केवल अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का नहीं, हमारी कोर आर्थिक सुरक्षा का है। अब फैक्ट्स और डेटा समझ आ गए हैं, लेकिन इनको एग्जाम में अप्लाई कैसे करना है? आइए सेक्शन 4 में इन मुद्दों पर बनने वाले 2 प्रभावशाली मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखते हैं। GS3 से ये बढ़िया सवाल बन सकता है। इसका आंसर लिखते वक्त उन्हीं NSO डेटा पॉइंट्स को यूज करना होगा। इंश्योरेंस कवरेज 3 गुना होने और जेब से होने वाले खर्च के 2 गुना होने के बीच के इस विरोधाभास को क्रिटिकली एनालाइज करना जरूरी है। आंसर में ये स्पष्ट होना चाहिए कि सिर्फ इंश्योरेंस कार्ड बांटने से काम नहीं चलेगा। एक्चुअल प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार की सख्त जरूरत है। और GS2 के लिए सबरमाला रिव्यू पर आधारित ये क्वेश्चन देखिए। यहाँ स्ट्रिक्ट न्यूट्रलिटी मेंटेन करना बहुत आवश्यक है। एक हाई स्कोरिंग आंसर के लिए आर्टिकल 25 और 26 जैसे स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स को कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के साथ बैलेंस करते हुए ये बताना होगा कि जुडिशियल इंटरवेंशन की आखिरी सीमा कहाँ तक है। फाइनली हम आ गए हैं अपने आखिरी भाग पर, रैपिड फायर रिवीजन। आज के सबसे क्रूशियल कॉन्सेप्ट्स को एक सीक्वेंस के जरिए दिमाग में हमेशा के लिए लॉक कर लेते हैं। इस टेबल का एक मेंटल स्क्रीनशॉट लेना परीक्षा में बहुत काम आएगा। सबसे पहला और बड़ा प्रीलिम्स ट्रैप, हेट स्पीच सीधे आर्टिकल 19 को नहीं बल्कि प्रियम्बल की फ्रेटर्निटी को वायलेट करता है। दूसरा, अर्बन लोकल बॉडीज के 18 फंक्शंस 12th शेड्यूल में आते हैं, 11th में नहीं। तीसरा, वेस्ट बंगाल पोल्स में 92.9% टर्नआउट रहा, जहां इलेक्शन कमीशन ने आर्टिकल 324 का डायरेक्ट यूज किया। और चौथा, इकोनॉमी में न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था इंडिया के मुकाबले सिर्फ 1/16 है। ये चारों पॉइंट्स डेफिनेटली बहुत हाई यील्ड हैं। अंत में इस पूरे एक्सप्लेनर को समाप्त करते हुए डॉक्टर BR अम्बेडकर का 1932 का ये डीप थॉट देखिए। उनका मानना था कि आर्थिक प्रगति और सामाजिक मुक्ति बिल्कुल अलग-अलग रास्तों पर चलते हैं। एक बार सोचिए कि कैसे इतिहास की ये समझ आज की क्रीमी लेयर और सोशल जस्टिस जैसी कॉम्प्लेक्स डिबेट्स को डायरेक्टली शेप कर रही है। इस पर विचार करना लाजमी है। तो आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। तो ये थी आज की मुख्य खबरें, लेकिन अगर आप और डिटेल में जाना चाहते हैं तो इस पूरे एनालिसिस की PDF, जिसमें डिटेल्ड नोट्स और प्रीलिम्स के लिए MCQs भी शामिल हैं, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन और बायो में दिए गए लिंक पर क्लिक करके चैनल से जुड़ सकते हैं।